बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्लाज्मा ऑसिलेशन। प्लाज्मा में पार्टिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप की ऑसिलेशंस करते रहते हैं, लेकिन हम जो अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही सिंपल केस है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लाज्मा ऑसिलेशन। इसमें हम किस किस्म की ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें हम कुछ अजम्पशन मानेंगे प्लाज्मा के अंदर जो है ना, कुछ हम अजम्पशन मानेंगे कि इस टाइप का हमारे पास प्लाज्मा है और उसमें आयंस किस तरह से मौजूद हैं और कौन से पार्टिकल हम मूव करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो प्लाज्मा में भी क्योंकि चार्ज पर मुश्तमिल होता है, प्लाज्मा चार्ज आयोनिक स्टेट होती है, तो उसमें भी जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो अजम्पशन कौन कौन सी है? जो पहली अजम्पशन है वो है प्लाज्मा इज़ इनफाइनाइट इन एक्सटेंट, कि हमारा जो प्लाज्मा है उसका जो सिस्टम है जिसमें हमने प्लाज्मा रखा हुआ है वो इनफाइनाइट एक्सटेंट तक का है। देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। देयर आर नो थर्मल मोशन, टेम्परेचर की वजह से कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। देयर आर आइंस, द आइंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमारे पास एक होमोजीनियस मीडियम है, आइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फिक्स इन स्पेस, और अपनी जगह पे फिक्स हैं, आइंस मूव नहीं कर रहे। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ओनली इन एक्स डायरेक्शन, जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम बेसिकली मूव करवाएंगे और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और वो हम एक्स एक्सिस डायरेक्शन मान रहे हैं। हम यहाँ पे वन डायरेक्शन जो है मोशन कंसिडर कर रहे हैं कि ओनली इन वन डायरेक्शन जो है हमारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। बेसिक हमने फ्रीक्वेंसी ड्राइव करनी है इसमें, प्लाज्मा ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जितने भी प्लाज्मा के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने एक क्यूब के अंदर बंद कर दिया, और उस क्यूब का वॉल्यूम था L/dY/dz। तो ये हमने एक वॉल्यूम मान लिया जिसके अंदर हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने जो वहाँ से प्लाज्मा में से इलेक्ट्रॉन ला के एक क्यूब के अंदर बंद कर दिए। और डेफिनेटली जब हम प्लाज्मा पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, जब हम इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लेके आए, दोबारा जब उनको फ्री करेंगे, जब छोड़ेंगे, तो वो दोबारा से अपनी अपनी जो जगह पे है दोबारा से इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे। तो जो फाइनल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे अपनी मूवमेंट से, वो ये वॉल्यूम होगा L प्लस पार्शल L ओवर पार्शल X dx/dy/dz। तो ये उसका फाइनल वॉल्यूम होगा। अब प्लाज्मा में क्योंकि आयंस भी मौजूद होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी आयोनाइज करेंगे और और ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा? चार्ज प्रोड्यूस होगा चार्ज टाइम नंबर डेंसिटी इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यही जो बात मैंने बोली, ये वो एक्सप्रेशन लिखी हुई है। E यहाँ पे चार्ज है और N यहाँ पे नंबर डेंसिटी है। इन दोनों को अगर हम कॉमन ले लें और ये दोनों टर्म्स देखें तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनटू नंबर डेंसिटी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, E N पार्शल L ओवर पार्शल X डेल्टा X डेल्टा Y और डेल्टा Z। तो ये इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। और इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, वो इस तरह से कि चेंज इन चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से कट जाएगा और ये हमारे पास चेंज इन चार्ज आ जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, तो इन दोनों को इक्वल कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। यहाँ से डेल एक्स डेल वाई डेल जी आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा चेंज इन चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू E N पार्शल L ओवर पार्शल X। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्योंकि चार्ज डेंसिटी है तो हम डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी चार्ज की बात की तो यहाँ पे डेफिनेटली सम चार्ज डेंसिटी है। तो वो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी चेंज इन चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो जो डेल ऑपरेटर है हमारा वो बराबर होगा पार्शल ओवर पार्शल एक्स के, सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, बाकी दो कंपोनेंट नहीं होंगे। तो ये आ गया हमारे पास। और जो चार्ज डेंसिटी हमारे पास हमने जो अभी यहाँ से फाइंड की इक्वेशन नंबर 1, इससे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे।
और इसकी जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। दोनों तरफ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो डेरिवेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जब चार्ज पार्टिकल को हमने हमने एक क्यूब में ला के बंद कर दिया था, तो वहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि जब जो प्लाज्मा था इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तब वहाँ पे जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ज़ीरो थी। लेकिन जब हम उसको क्यूब में ले आए तब वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरी तरफ जो आयंस होंगे वो मौजूद होंगे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसका फार्मूला ये है, एफ इक्वल्स टू माइनस ई चार्ज वाला और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से है। न्यूटन सेकंड लॉ अगर यूज़ करें एफ इक्वल्स टू एम में, तो एफ की जगह पे एम में यूज़ कर दिया और यहाँ पे वही माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात की, जो फाइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे। और ए चूँकि एक्सेलरेशन है और इसको हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमें पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है, और हमने जो कि लेंथ ली हुई है एल, जो कि हमने देखा था कि इस लेंथ पे हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया था, तो वो यहाँ पे हमने उसके अलोंग डेरिवेटिव ले लिया एक्सेलरेशन की जगह पे, ये हमने लिख दिया, क्योंकि हम एक फिक्स पोजीशन से एल पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन्स को लेके आए थे जब हमने इस वॉल्यूम की बात की थी। तो सिंपली जो एक्सेलरेशन होगा वो सिंपल इसके बराबर होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो हमारे पास इक्वेशन मैथ्स को अगर ला के यहाँ पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे ये नेगेटिव है टर्म, तो दूसरी तरफ आके ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई है जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक इक्वेशन होती है, और जिसमें ये जो पूरी टर्म है ये बराबर होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो ये प्लाज्मा के केस में भी हमारे पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही होगी, और यहाँ पे एल चूँकि उसके केस में एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास भी ये एम्पलीट्यूड की फॉर्म में ही है, जिसमें हमने उसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक हमने उसको मूव करवाया था। तो हमने उसको जो वहाँ पे जो टर्म थी हमारे पास, तो ये जो टर्म है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये बराबर होती है इसका स्क्वायर रूट बराबर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो वही हमने इसको इक्वल कर दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर दिया उसके स्क्वायर रूट के। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हमें पता रिलेशन ये है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 पाई। और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई प्लाज्मा की। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज अगर कर दें, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी मानूं तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। और अगर मैं आयंस के लिए फ्रीक्वेंसी मानूं तो ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ मास की जगह पे यहाँ पे आयन का मास आ जाएगा, जो भी आयन जो उस प्लाज्मा में मौजूद है उसका मास यहाँ पे आ जाएगा। और जो नेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसमें हम जनरलाइज अगर बात करें, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं और आयंस भी मूव कर रहे हैं, तो फिर नेट जो प्लाज्मा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए भी पुट कर दें और आयन के लिए भी पुट कर दें, और फिर इसमें से ई स्क्वायर एन ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, नेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फिर आगे फर्दर इसको अगर सॉल्व कर लें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है फ्री स्पेस के लिए, तो अगर फ्री स्पेस की बात करें तो इसको 1 पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये बेसिक हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, जो हम फाइंड कर रहे थे प्लाज्मा ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका, और हमने इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसके तकरीबन काफ़ी चांसेस होते हैं, 80 to 90% चांसेस होते हैं कि प्लाज्मा वाले पार्ट में से ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम एल्फवेन वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और फिर हमारा प्लाज्मा का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।